हेलो गाइस, ये क्लास 10th का इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। ये टर्म 2 में बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें चूँकि सब्जेक्टिव चैप्टर आपके आने हैं तो आपके सब्जेक्टिव टाइप के नोट्स भी तैयार होने चाहिए। तो इस चैप्टर के बाद आपका इस चैप्टर से नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से रिलेटेड कुछ बात लिखी गई है। तो युद्ध में बहुत सारे खर्च हो गए थे। इसको खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया, कर्ज लिए गए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा दिया गया। 13 से 18 के बीच दाम दोगुने हो गए। आदमी बहुत परेशान थे। उसी दरमियान क्या हुआ कि इंडिया में फेमाइन फैल गया, महामारी फैल गई थी, जिससे 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो ये उस टाइम में ड्रास्टिक चेंज हो गया था। अचानक से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अचानक से इतनी ज़्यादा खर्चे वगैरह होने लगे, उनकी वजह से भारतीय जनता बहुत परेशान थी और वो चाह रहे थे कि हमारा कुछ भला हो, आज़ादी चाहते थे। प्रथम विश्व द्वारा भारत में निर्मित नई आर्थिक नीति, उस समय में बहुत ज़्यादा नई आर्थिक नीति आई थी। तो क्या आया था, तो मैनचेस्टर में गिरावट, मिलों के उत्पादन में के साथ व्यस्त थी। जैसे जैसे लोग युद्ध लंबा होते गए, कारखानों में ज़रूरतें पूरी करने के लिए बुलाया जाने लगा, आदमियों को ज़्यादा काम कराया जाने लगा। फिर ज़बरदस्ती लोगों को फ़ौज में भी भर्ती किया, आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। युद्ध के बाद ब्रिटेन से सूती कपड़े का उत्पादन ख़त्म हो गया लगभग। यानी कि कुल मिला के इंडिया के आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। जो भी इंडिया के आय का साधन था वो सारा साधन ख़त्म हो गया था। सत्याग्रह का अर्थ, इस दौरान महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। उन्होंने बताया सत्याग्रह एक आंदोलन करने का नया तरीका है जिसके तहत कोई भी लड़ाई किए बगैर हम अपना जायज़ मांग पूरी कर सकते हैं, जिसमें किसी भी गलत तरीके का काम नहीं होना चाहिए। चूँकि गांधी अहिंसावादी थे तो वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे और वो कहते थे कि सत्य के लिए अहिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब हुआ जब गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। गांधी जी के इंडिया आने के बाद गांधी जी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। उनमें से कुछ आंदोलन तो मैंने यहाँ पे बताए हैं। इससे पहले गांधी जी अफ्रीका में रहा करते थे और वहाँ भी उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग पहले से करा हुआ था। तो महात्मा गांधी और सत्याग्रह का विचार, महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने आंदोलन में कई सारे काम किए। सबसे पहले उन्होंने 1916 में चंपारण में वृक्षारोपण श्रमिकों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के प्रेरित किया। यानी कि सबसे पहले 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह किया और 1918 में अहमदाबाद मिल में सूती मिल मजदूरों के साथ में उन्होंने सत्याग्रह किया। इन सब सत्याग्रह का मेन मकसद था अहिंसा को प्रमोट करना, अहिंसा को बढ़ावा देना, अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीतना। ये गांधी जी का मेन उद्देश्य हुआ करता था, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, किसी भी आग्रह करने के लिए। गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। तो ये गांधी जी ने इसमें ब्रिटिश शासन के सहयोग के बारे में बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन इंडिया में आ गई थी, कैसे इंडिया में ब्रिटिश का राज हुआ, कैसे हम लोगों ने ब्रिटिश को झेला। रॉलेट एक्ट, यह एक काला कानून था। इसके तहत ये 1919 में लंदन में पारित हुआ था। इसमें भारतीय सदस्यों का समर्थन नहीं था। ये जब पारित हुआ था तो इस एक्ट के तहत सरकार ने क्या किया था, किसी भी आंदोलनकारी को 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकता था। वो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू की। हड़ताल पर बैठ गए। अलग अलग शहरों में इनका समर्थन मिलने लगा। दुकानें बंद होने लग गई। मजदूर हड़ताल पे चढ़े गए। दारू की दुकान बंद कर दी, ठेके वेके बंद कर दिए गए।
तो बहुत सारे काम किए। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक भी दिया गया था। तो ये सब रॉलेट एक्ट के विरोध भी किया गया था। और कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। तो आपको याद रखना रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, जिसका विरोध गांधी जी ने पूरे इंडिया में विश्वव्यापी तौर पर किया था, बहुत अच्छे से किया था। गांधी जी के लड़ने का एकमात्र तरीका था कि अहिंसा नहीं करना है और साथ में थोड़ा बहुत अपनी मांग को मनवाना है। अब जब रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी आए तो जलियांवाला बाग का कांड उन्होंने कर दिया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। जगह जगह मार्शल लॉ लग गया। जनरल डायर को कमान सौंप दिया गया। इसके बाद दुनिया का सबसे दुखद घटना जो 13 अप्रैल को हुआ, वहाँ अमृतसर में बैसाखी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिसमें बाग के अंदर जाने का एक ही रास्ता था, जिसे जनरल डायर ने घेर लिया और निहत्थी जनता पे काफ़ी गोलीबारी चलाई। ये काफ़ी दुखद घटना था। जनरल डायर भी बोलते हैं, ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था भारतीयों के दिल में हमारी डर हो, दहशत हो। तो अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए जनरल डायर ऐसा कर रहा था। तो खैर इन सब का बहुत बुरा असर हुआ। जगह जगह आंदोलन होने लग गए। जलियांवाला बाग का जब लोगों को पता चला तो भीड़ जो थी, आंदोलनकारी जो थे, अपने गुस्से को अपने अंदर रख नहीं पाए, जिसकी वजह से होता है चौड़ी चौड़ा कांड, जो अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। आंदोलन की विस्तार। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतया शहरों तक ही सीमित था। गांधी जी को लगने लगा था कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम एक मंच पर आ जाएं। गांधी जी अपने आंदोलन को एक्सटेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, और ऐसा वो तभी मुमकिन हो पाता अगर एक साथ पूरे देश के लोग साथ आते, यानी कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आते। उसी समय खिलाफत आंदोलन, गांधी जी को अवसर मिल गया। 2 भाई थे मुंबई में रहने वाले, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों खिलाफत आंदोलन के नेता थे। इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का सपोर्ट चाहा, तो गांधी जी से बातचीत की। एक्चुअली होता ये है कि ऑटोमन अम्पायर जो टर्की का राजा हुआ करता था, टर्की का खलीफा हुआ करता था, वहाँ के बादशाह पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ख़तरनाक संधि की गई थी, जो लोगों के लिए नुकसानदेह था, मुसलमानों के लिए नुकसानदेह था। ऐसा माना जाता था कि खलीफा पे जबरन कुछ कुछ बोझ डाल दिया गया। इस वजह से दोनों भाई जो थे, सैयद ब्रदर्स, वो गांधी जी से आकर मिलते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध बुक 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि अंग्रेज़ इंडिया इसीलिए आए क्योंकि हम लोगों ने उनका सहयोग किया। अगर हम उनका सहयोग बंद कर दें तो अंग्रेज़ 1 साल के अंदर इंडिया से चले जाएंगे, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, और हम उन्हें इस तरह से बिना मदद किए, बिना कुछ करे, उन्हें आराम से इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे, यानी कि इसमें क्या क्या करना था ये समझेंगे। अंग्रेजी सरकारी उपाधियों का वापस कर देना चाहिए, यानी कि जितना भी अंग्रेज़ी अधिकार से रिलेटेड जो भी सामान था उसका बहिष्कार करना था। ये इस आंदोलन का मेन मोटिव हुआ करता था। और सरकार जो भी दमनकारी नीति अपनाएगी उसे शांति से सुलझाना था। ये था इसका मेन मोटिव, यानी कि कुछ भी हो जाए हम जो है गलत काम नहीं करेंगे। तो सरकार ने, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसीलिए चलाया था। लेकिन ये असहयोग आंदोलन ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? गांधी जी तो ये चाहते थे कि आंदोलन में किसी भी तरह की खराबी ना आए, लेकिन कुछ हो जाता है, चौड़ी चौड़ा कांड हो जाता है। आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की और हर वर्ग ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, सभी के लिए स्वराज का अलग अलग मीनिंग था। सब लोग अलग अलग ये मीनिंग मान के चलते थे, स्वराज ये होगा। सभी के लिए स्वराज का मोटिव अलग अलग था। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सभी ने स्वराज को देख रखा था।
तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को चुना गया, उसको बंद किया गया, विदेशी कपड़ा जला दिए गए। एक साल के अंदर आयात जो था आधा हो गया, यानी कि विदेश से कपड़े आने, सामान आने आधे हो गए थे। 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ तक रह गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोगों ने आयातित कपड़े त्याग दिए, यानी कि विदेश से आने वाले कपड़े को त्याग दिए। अपना हाथ का बना हुआ मिल का सामान पहनना शुरू कर दिया। गांव के लोग, अवध में बाबा रामचंद्र की अगुवाई में आंदोलन हुआ जो तालुकदार और ज़मींदारों के खिलाफ था। किन्हीं किसानों से अत्यंत उच्च किराए और विभिन्न प्रकार के अन्य उपायों, भाई वो तालुकदार या जमींदार जो होते थे वो किसान से भी इसलिए लेते थे कि उन पे भी जो टैक्स आता था उनके पास में वो तो अंग्रेज़ को ही इनडायरेक्टली देना होता था उन्हें, या किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों को ही देना होता था। तो वो अपना जान बचाने के लिए भी तो वो मांगते थे। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में 1920 के दशक में औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन क्षेत्र, तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि लोकल लोगों को जंगलों में जाने से मना कर दिया जाता है कि आप वहाँ से लकड़ी नहीं ला सकते, आप वहाँ से फल नहीं चुन सकते, या फिर आप अपने मवेशियों को वहाँ नहीं चला सकते। ये सब वहाँ होता है। असम में जो कि बागानी कृषि के लिए फेमस है, यानी कि चाय की कृषि के लिए, तो वहाँ बंधुआ मजदूर टाइप के, एक बार जो आ गए आप दोबारा वापस नहीं जा सकते। उनके लिए आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो इन सब जगहों के लोग भी असहयोग आंदोलन में काफ़ी सहमति प्रकट करते हैं और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। असम में होता था ना कि जो असम गए हैं, असम में जो चाय की खेती में काम करते, वो अपने घर से नाता रिश्ता तक तोड़ना होता था। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ इंडिया में रहा करते थे, उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं होती थी, इजाज़त नहीं मिलती थी, तो काफ़ी परेशानी होती थी। इसलिए वो लोग भी इस लॉ को तोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते हैं। शहरों में आंदोलन धीमा पड़ गया था। रीज़न ये था कि चक्की के बने हुए कपड़े थोड़े महंगे होते थे, खादी के कपड़े थोड़े महंगे होते थे, और जो ब्रिटेन से आते थे मिल के बने हुए, चक्की के बने हुए कपड़े, वो थोड़े सस्ते होते थे। तो सस्ते कपड़े गरीब लोग आराम से खरीद लेते थे। फिर जो स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बंद हुए थे, उनका कोई इंडिया में ऑप्शन नहीं था, तो वो लोग भी बेचारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहाँ जाए, तो उनके लिए भी ये दिक्कत की बात हो गई। जो काम करने वाले लोग थे, मिडिल वर्ग के लोग, अपने अपने पेशे को छोड़ के इधर उधर असहयोग आंदोलन में आए थे, वो भी अपने अपने काम में वापस जाने लगे, क्योंकि उनके लिए कोई रोज़गार का सही मसला सामने नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि किसी हद तक चलो अंग्रेज़ के ही साथ में काम कर लेते हैं। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ता चला जाता है। तो एक तरह से असहयोग आंदोलन असफल होने लगता है, और तब गांधी जी के मन में आता है इसे किसी तरह से वापस कर लिया जाए। उसी समय चौड़ी चौड़ा नाम का घटना हो जाता है, जो गोरखपुर में है। गोरखपुर के इलाके में एक रेलवे स्टेशन है। तो आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया था, लोग काफ़ी परेशान होने लग गए थे। थाने में आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। गांधी जी ने जब ये खबर सुना तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उनका कहना था कि भाई हिंसक हो रहा है, ये आंदोलन बहुत ज़्यादा हो गया है, अंग्रेज़ लोग भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। जब चौड़ी चौड़ा से असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, तो फिर वो इससे भी बड़ा एक आंदोलन करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने नाम रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे। कुछ लोग चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, कुछ लोगों का ये मानना था कि हम
सरकार के अंदर जा कर के अपना बात मनवा सकते हैं। जबकि कुछ लोग ये मानते थे, जैसे मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ऐसा मानते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जबकि कुछ कांग्रेस के अधिकारी ये थे कि वो चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो है मान लेना चाहिए, यानी कि सरकार के अंदर में रह करके हमें सरकार से बात मनवानी चाहिए। हम अपना डिमांड सरकार से रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और बात करेंगे। सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन की क्या विशेषता थी? लोग अब न केवल ब्रिटिश के साथ सहयोग से इनकार करते थे, बल्कि औपनिवेशिक कानून को भी तोड़ने के लिए कहा गया। विदेशी कपड़े बिल्कुल बहिष्कार किए गए, शराब की दुकानें को लेने के लिए कहा गया, यानी कि रोक देना। किसानों को राजस्व और चौकीदारी करों भुगतान करने के लिए मना किया गया। छात्र, वकील, गांव सभी अपने अपने जगह को छोड़ रखे थे, यानी कि कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का पूरा बहिष्कार किया गया। तो ये भी एक तरह से असहयोग आंदोलन की तरह ही है, लेकिन असहयोग आंदोलन में सिर्फ सरकार का सहयोग ना करना था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग ना करते हुए कानून को तोड़ने की भी बात की गई थी। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं असहयोग आंदोलन का एडवांस फॉर्म था, यानी कि उसमें सिर्फ कानून को मनाना था और यहाँ पे कानून को तोड़ने की भी बात हुई थी। इन सब के तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक साइमन कमीशन का गठन किया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। और उसका मेन मकसद था कि इंडिया आए और इंडिया के हालात का जायज़ा लेके वहाँ बताएं। लेकिन इस बात से इंडियन खुश नहीं थे, क्योंकि इंडियन का एक भी उसमें मेंबर नहीं था। तो साइमन कमीशन जब इंडिया 1928 में आए तो साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे दिए गए। इसमें सारे पार्टी शामिल थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है डंडे की वजह से, डंडे की मार की वजह से। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रामेटिक घटना होती है। आप अगर इस बुक को एक बार पढ़ेंगे तो ये लाला लाजपत राय के बारे में आपको घटना समझ में आएगा। साइमन कमीशन उग्र नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। अंग्रेज प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज के बारे में बताया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। इसी वजह से अभी 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी को यादगार तिथि बनाने के लिए। महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि वो दैनिक जीवन से मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये महात्मा गांधी पे खुद पे छोड़ा गया था कि क्योंकि वो हमेशा असहयोग की बात करते थे ना, हमेशा किसी तरह की सहायता नहीं करनी है किसी के, अंग्रेज़ अधिकारियों की खास करके किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी है। तो साइमन कमीशन के ये सब रिपोर्ट थे। साइमन कमीशन जो वहाँ जाके बताने वाला था। तो साइमन कमीशन जब इंडिया से गया तो उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ रिपोर्ट पेश की लंदन जाकर के। लेकिन इसी दरमियान गांधी जी ने इंडिया में साइमन कमीशन के विरोध के बाद दांडी मार्च शुरू किया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र भेजा, जिसमें 11 मांग की उन्होंने। उसमें एक नमक कानून से भी रिलेटेड मांग था। उनका मानना था कि नमक तो लगभग हर घर में उपयोग किया जाता है, इसलिए नमक पे कम से कम तो टैक्स नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का काम शुरू किया, यानी कि दांडी मार्च करना शुरू किया। दांडी मार्च साबरमती से लेकर के दांडी तक का एक रास्ता है, जिसे गांधी जी ने पैदल चलकर तय किया था। और इस दौरान उन्होंने नमक कानून को भी तोड़ा था। जब वो साबरमती से चलकर दांडी तक पहुंचते हैं, 240 मील की दूरी तय करते हैं। तो इस दरमियान उन्होंने रास्ते में कई जगह पे अपने कैंप लगाते हैं। कैंप के दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं। वो सभी को स्वराज का मतलब समझाते हैं। जैसे पहले सभी को स्वराज का मतलब अलग अलग मालूम था,
अब वो स्वराज का मतलब अलग तरीके से जानते हैं। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और वो औपचारिक रूप से नमक कानून को भी तोड़ते हैं और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। बताते हैं कि हम ना कानून भी तोड़ेंगे और साथ में आपको सहयोग भी नहीं करेंगे। 24 दिनों तक लगभग 220 मील की दूरी तय करते हैं। हर रोज़ लगभग 10 मील चलते हैं और इस तरह से 10 मील की दूरी हर रोज़ तय करने के बाद 24 दिनों में वो साबरमती से कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। गुजरात में है साबरमती जगह। इसी वजह से एक सॉन्ग भी बना साबरमती के संत वाला, जो आपने सुना होगा। अक्सर ये नेशनल फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है, गाया जाता है, लोग गाते हैं। तो ये गांधी जी के बारे में है। आंदोलन में किसने भाग लिया? तो देश के हर तबके के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। हर तरह के लोग आंदोलन से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के जाट, गुजरात के अमीदार पटीदार, ये सब लोग गांधी जी के इस आंदोलन में भाग लिया था। कुछ व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने, उद्योगियों ने क्या किया कि विदेश से आने वाले सामान का बायकॉट कर दिया, इंडियन सामानों का सपोर्ट करने लग गए। अब अगर इंडियन सामान का सपोर्ट करेंगे तो इंडियन की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। इससे आंदोलन में थोड़ा सा राहत मिला, इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो इस तरह से इंडिया में भाग लेने वाले बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे। गांव के लोग भी थे और शहर के लोग भी थे। इसमें बिजनेसमैन भी थे, छोटे वर्ग के लोग भी थे और बड़े वर्ग के लोग भी थे। सभी ने इसमें भाग लिया था। 1932 में पुणे संधि के प्रावधान, एक्चुअली होता ये है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते हैं। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। इस दौरान गांधी जी और अंबेडकर के बीच कुछ अनबन हो जाता है, तो गांधी जी अनशन पे, फास्टिंग पे बैठ जाते हैं। तो अंबेडकर जी, गांधी जी के बीच एक हस्ताक्षर होता है, यानी कि संधि होती है, जिसके तहत वो दोनों रजामंद हो जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें वोटिंग का अधिकार मिलेगा और वगैरह वगैरह, लीगल राइट्स वगैरह देने के मामले में था ये। सामूहिकता की भावना, अब ये लास्ट पार्ट है आपके एसएसटी का। सभी को एकजुट करने का, एक मंच पे लाने का, एक साथ करने का तरीका है। तो भारत माता को बनाया गया, जिसकी आंखों पे पट्टी हुआ करती थी, आकृति को बनाया गया। ये भारत माता का फ़ोटो आप अदालत वगैरह में देख सकते हैं। आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, आंख बंद होता है ना। भारतीय लोकगीत, झंडे का चिन्ह, तो लोकगीत बना बना के लोगों के बीच फेमस किया गया। गाना गा गा के लोगों को बताया जाता था कि हमारा देश ऐसा था, हम लोग ऐसे रहने वाले थे, हमारे देश में क्या था, लोगों ने क्या करा, हमारा देश कैसे बर्बादी के कगार पे चला गया। तो ये जो आज आप लोग देशभक्ति गीत सुनते हैं, ये भी उसी का नतीजा है। इसी को भारतीय लोकगीत कहते हैं। झंडा बनाया गया। तिरंगा झंडा जो लोग गिरा देते थे उसे गलत माना जाता था। झंडे का आदर सम्मान किया जाना चाहिए, ये सब कहा गया। और फिर अलग अलग किताब, धर्म, कला, सब चीज़ के क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग आगे देख सकें। इन सब के बावजूद लास्ट में 1942 का जब टाइम आता है तो गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, जिसके तहत अंग्रेज़ कम्प्लीटली भारत से बाहर चले जाते हैं। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। एटली, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होता है एटली, जो भारत को आज़ादी देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे एसएसटी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।